दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय मेंस्ट्रुअल एनोमलीज अर्थात जो मासिक धर्म है उसमें किस किस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, कितनी प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। हमारा आज का विषय यही है। इस विषय को हम विस्तार दें उससे पहले हम आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं। एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। डॉक्टर श्रिया। जी सर, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुअल एनोमलीज होती क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं सर, और सर इनको कैसे प्रभाषित किया जाए, तो इसको आप सर विस्तार में बताएं। थैंक यू। सॉरी। सबसे बड़ी चीज, हम किसी भी चीज की विकृति को जानने से पहले उसकी प्रकृति को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेंसेस है क्या। महिलाओं में जब प्यूबर्टल चेंजेस आने के बाद जहां से रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 दिन की साइकिल होती है, जो 4 फेजेस में कंडक्ट होती है। प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, ओवुलेटरी फेज होता है, सेक्रेटरी फेज होता है और ब्लीडिंग फेज होता है। और इस पूरे फेज को, चूंकि ये पूरा एक हार्मोनल मैकेनिज्म का सिस्टम होता है जो पिट्यूटरी के द्वारा जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, खास करके एफएसएच, एलएच हार्मोन्स जो होते हैं जिनका स्राव होता है और जिनके द्वारा भिन्न भिन्न मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, जिसमें प्रोलिफरेशन से लेके ओवुलेटरी फेज तक का फॉलोअप्स होता है और वहां पे ग्रेफियन फॉलिकल्स और कार्पस ल्यूटियम तक का फॉर्मेशन होता है, जो इस्ट्रोजन, ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा इस्ट्रोजन और कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। अब अगर कारण कुछ भी हो, कोई भी मैकेनिज्म में जो डिस्टरबेंसेस हों हार्मोनल एंडोक्राइन सिक्रीशन और मैकेनिज्म में, तो उन डिस्टरबेंसेस के कारण से भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियां मासिक धर्म के फॉलोअप्स में आती हैं, जिसमें सबसे पहला जैसे विकृति है जिसको हम कहते हैं पॉलीमिनोरिया, जिसमें मेंसेस लेस देन 3 वीक्स पे आने लगते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में, और इवन उनका ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जो साइकिल 2 to 4 डेज की होनी चाहिए, जहां पे यूज्ड पैड 6 होने चाहिए, वो साइकिल हमारी और 8 डेज, 6 डेज, 8 डेज, 10 डेज, इवन 15 डेज की हो जाती है। मोर देन 6 पैड्स यूज्ड हो जाते हैं और इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। पेनफुल भी रहता है, ए साइक्लिकल या साइक्लिकल हो सकता है। इसी तरह से मिनोरेजिया का केस होता है। मिनोरेजिया के केस में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगती है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो बढ़ जाता है और वो साइक्लिकल एसाइक्लिकल होता है। मेट्रोरेजिया में 2 मेंस के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। एक केस होता है मेट्रोस्टैक्सिस। मेट्रोस्टैक्सिस में क्या होता है कि यूट्राइन ब्लीडिंग बिफोर प्यूबर्टी या आफ्टर मेनोपॉज होता है। हाइपोमिनोरिया के केस में क्या होता है कि साइकिल तो रेगुलर होती है, यानी कि पीरियड्स समय पे आते हैं, लेकिन फ्लो बहुत कम होते हैं, बहुत स्कैंटी फ्लो होते हैं।
और लास्ट जो होता है वो होता है ओलिगोमिनोरिया। इसमें क्या होता है कि इसके जो साइकिल भी छोटे हो जाते हैं, यानी अर्ली हो जाता है, और बहुत लेट साइकिल हो जाता है, फ्लो बहुत कम होता है, कभी कभी तो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, इवन 3-3 महीने पे पीरियड्स का कंडक्शन होता है। तो ये है डिटेल कि एनामलीज क्या हैं, और अकॉर्डिंग टू एनामलीज उनके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसको हमने यहाँ पे विस्तार देने का प्रयास किया। जी सर, अब हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा में मेंस्ट्रुअल एनोमलीज कितनी कारगर है, और ऐसे केसेस में मतलब चिकित्सक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि होम्योपैथिक दवा रोगी का इलाज करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पॉलीमिनोरिया, एपीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, मेनुरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेट्रोस्टैक्सिस, वट एवर द कंडीशन, चूंकि जो भी चीजें घटित होती हैं किसी भी रोगी के साथ, तो जो कुछ भी घटित होती हैं उनके घटना के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता है। वो कारण ट्यूबरकुलर डायथेसिस भी हो सकता है, एक्सीडेंटल केस भी होता है, सब इन्वोल्यूशन का भी केस हो सकता है, या यूट्राइन फाइब्रॉयड, यूट्राइन मायोमा, हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्रस, इंडोमेट्रियोसिस, इवन कैंसरस कॉज भी हो सकता है। तो कॉज के हिसाब से और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब हम होम्योपैथिकली दवाई का चयन करते हैं, तो हमें इन सभी, चाहे एनामेलिस कोई भी हो, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आर्निका से लेकर के कैलकेरिया ग्रुप की सभी दवाएं, ट्रिलियम पेंडुलम है, इरिजेरान है, हेमामेलिस है, साइक्लामेन है, और फिर आपको थैलेस्पी वर्सा पेस्टोरिस है, और भी तमाम इस तरह की दवाएं हैं, जो अनगिनत दवाएं हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम उनका चयन करते हैं, और उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और वास्तव में होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, तो ये निश्चित ही बहुत ही कारगर साबित होती है। जी सर, सर ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब मेंस्ट्रुअल एनोमलीज के मैनेजमेंट क्या है, और खान पान कितना जरूरी है इसके लिए, और ये किस हद तक लाभ देता है, तो सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि अगर हम फिजियोलॉजी का जब हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जब हम स्टडी कर रहे थे, तो कैल्शियम के बारे में, कि कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है ब्लड कोगुलेशन में। तो अगर किसी बच्ची में कैल्शियम की कमी होती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, एनीमिक कंडीशन, और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो वैसे ही भोजन रिच कैल्शियम डाइट होना चाहिए, रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए, आयरन कंसर्न डाइट होना चाहिए। तो भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। प्लस दूसरा जो एक बड़ा सावधानी बरतने वाला पक्ष है, वो ये है कि आजकल बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, फास्ट फूड, बाजार की पैकेज्ड फूड, जो एक तरह से हम तामसिक फूड भी कह रहे हैं, तो इस तरह के भोजन को जब लेते हैं तो उसका भी परिणाम बड़ा भयानक निकलता है। और उसके कारण से देखने को मिलता है कि ये इस तरह की तमाम गड़बड़ियां, और खास करके जो प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं कैंसरस कॉज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी मेंस्ट्रुअल एनामली में एक अच्छा रोल अदा कर देते हैं। तो एक तरफ का पक्ष जो रिच प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, रिच कैल्शियम डाइट, रिच आयरन डाइट लेना है, तो दूसरी तरफ हमें फास्ट और पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद। सर ने मेंस्ट्रुअल एनोमलीज को बहुत ही सरल और साधारण वे में इतना ईजिली बता दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।